सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम इंजीनियर मुकुल कुमार। मैं बिहार राज्य के गया जिला के डुमरिया प्रखंड का अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने आप को आर्थिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए मैं एक शिक्षक हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जितने भी शिक्षक हैं तो शिक्षकों को समाज के लिए आगे आना पड़ रहा है। आज हमारे देश और समाज और राज्य की ऐसी हालात हो गई है कि हम जैसे शिक्षकों को बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि इन सब चीज़ों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जब तक पढ़े लिखे लोग, अगर हम ही लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हमारे समाज में निचले तबके के लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचेगी। आज सबसे बड़ी बात, देश में एक बात उठ रहा है, बेरोजगारी जैसा मुद्दा उछाल आ रहा है। तो क्या ये बेरोजगारी है? क्या बेरोजगारी क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये तमाम बिंदुओं पर क्या आपने चर्चा किया है और क्या हमारी सरकार इसके लिए कार्य कर रही है? चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जब से ये सरकार बने हैं और सरकारें बनी है, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार केंद्र में चाहे राज्य में बनी है तो आपकी सरकार लाने के लिए युवाओं ने अथक मेहनत किया, आपका प्रयास किया, पढ़े लिखे लोगों ने आपको साथ दिया और आपने क्या किया? पढ़े लिखे लोगों के ऊपर आपने कलम चला दिया, छुरी चला दिया, उनके गर्दन उतार दिया, उनकी नौकरियां खा गए आप। अब ये चीजें कैसे हम कह सकते हैं कि उनकी नौकरियां खा गए? तो मैं इस तथ्य से कह रहा हूं कि उनकी नौकरियां खा गए कि जो लड़के तैयारी कर रहे थे, आपने जो वैकेंसी निकालना था, आपको 5 ही वैकेंसी निकाले थे, तो 5 वैकेंसी का आप भर्ती तो ले लेते। तो आपने 5 वैकेंसी निकाल दिया और वो भी 5 वैकेंसी पर अगर 5 लोग भी भर्ती होते तो 5 घर का खुशहाल होता, लेकिन वो 5 लोगों का भी भर्ती नहीं हुआ। 2-2 साल पहले पीटी का एग्जाम कभी करवाते हैं तो कभी क्वेश्चन आउट होता है, उसको रद्द करते हैं, मेंस में रद्द करते हैं, तो कभी इंटरव्यू रद्द करते हैं। एक एग्जाम को बच्चों को तड़पा रहे हैं, 1 साल के 2 साल विलंब कर रहे हैं, 2 साल को 3 साल कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10th पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन नौकरी के लाले पड़ रहे हैं। पहला नंबर तो आप वैकेंसी कम कर दिए, तो वैकेंसी कम भी कर दिए तो जो वैकेंसी आपने निकाला था, 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी, उस वैकेंसी की सही ढंग से बहाली तो करवा लेते। वैकेंसी में आप धांधली मचा दिए। तो जितने भी युवा हमारी बात को अगर सुन रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आप हमारे बात के साथ सहमत होंगे तो इस बात को आपको वहां तक पहुंचाना है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में डिसीजन लेते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं ये और बातें बताने की कोशिश करता हूं। हमारा भारत देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होता है दोस्तों कि अगर युवाओं में तूफान आ जाए तो बड़े बड़े काया को पलट देती है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, ये नहीं भूलना चाहिए इनको कि सरकार में हम बैठे हुए हैं तो हमारी सरकारें बनी रहेगी इस प्रकार से। भारतीय लोकतंत्र में 5 साल के लिए लोग चुन कर आते हैं, 5 साल के बाद अगर जनता को और अब लोगों को अगर मौका मिलेगा तो आपको नकार देंगे। आप जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और निजीकरण की ओर चल रहे हैं आप, तो जीएसटी और नोटबंदी करके आपको जिस तरह से अपार सफलता नहीं प्राप्त हुआ, वैसे ही ये निजीकरण का भी प्रयोग करना बंद कर दें। आप लोग जानते हैं कि युवा का विपरीत होता है हवा, और अगर हवा में गति आ जाए तो वो आंधी बन जाता है और आंधी बड़े बड़े पेड़ और बरगद को कबाड़ कर फेंक देता है। अगर हम युवाओं में, अब अगर टीचर और विद्यार्थी रोड पर आ गए तो दुनिया की कोई शक्ति, भारत की कोई शक्ति आपको सरकार से नीचे खींचने में नहीं रोक सकती है। तो अभी समय है आपके पास, आप युवाओं के लिए अगर कार्य नहीं करते हैं तो युवा बेरोजगारी का अगर आंदोलन करना शुरू कर दिया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप अभी सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, युवाओं के लिए निजात निकालिए। जो परीक्षा करवाते हैं वो परीक्षा को सही टाइम पर आप एग्जाम करवाइए। आपको पता है गांव में रहते हैं, पहला नंबर भारत तो ऐसे भी और देशों से पिछड़ा देश है, उससे भी पिछड़ा राज्य बिहार है, और बिहार में हम लोग डुमरिया और इमामगंज जैसे क्षेत्र में रहते हैं। पता है डुमरिया जैसे और इमामगंज जैसे क्षेत्र में किस चीज पर लोग आधारित हैं? यहाँ के लोग मुख्यतः खेती बाड़ी पर आधारित है और बहुत दूर दूर जाकर के दिल्ली पंजाब जाकर के 10,000 और 12,000 की नौकरी करते हैं।
और वहां उनका रहने खाने में 4,000 खर्च होता है, 8,000 रुपया वो मात्र साल का कमाते हैं। और वो भी उनकी नौकरियां 6 महीना 4 महीना के लिए, कहीं कहीं अगर घर आ गए तो वो भी काम से गया, उतना में लालन पालन करते हैं। ये जिस क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं और जहां से मैं बोल रहा हूं, डुमरिया और इमामगंज, बांके बाजार, ऐसे क्षेत्र में कहीं पर कोई रोजगार का सृजन नहीं है। ये गया मुख्यालय से 80-90 किलोमीटर दूर है। यहां से लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गया, पटना, दिल्ली भेजते हैं तो 2,000-3,000 रुपया काट करके, खाना कम खा करके, माँ और उसके पिता दोनों खेत में मेहनत करके, हल चला करके पैसा देते हैं, और उसका बच्चा 500 रुपया में रेलवे का फॉर्म भरता है। आप रेलवे का एग्जाम टाइम से नहीं करवाते हैं। वह बेचारा लाचार हो जाता है, अंतोगत्वा थक करके घर आ जाता है। कुछ पढ़ाई कर लेता होता है शहर में, उसके पास इतना जमीन भी नहीं है कि वो घर में आकर के माँ बाप के साथ खेती करे। उसके पिताजी तो इसके उसके खेत में बटैया किए, मजदूरी किए। तो क्या आप इसी प्रकार के युवा को बनाना चाहते हैं कि उसकी नेक्स्ट पीढ़ी भी इसी प्रकार से काम करे? आप बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमने भी ऐसा लक्ष्य बनाया कि हम सभी लोगों से हट करके मैं नौकरी का तैयारी नहीं करूं, मैं नौकरी नहीं करूं, मैं अपना आत्मनिर्भर बनूं और दूसरों को भी नौकरी दूं और लोगों को भी शिक्षित करूं। फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री ये PMGB के तहत मैं गया बात करने, ऑफिस में बात करने जाते हैं, लोन पास हो जाता है, लेकिन बैंक में लोन नहीं मिलता है। मैं बैंक में मैनेजर से 5-5 बैंकों में मैं खुद घुमा हूं। बैंक में मैनेजर के पास जाते हैं रोजगार के लिए कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप हमें पैसा दीजिए, 10 लाख 15 लाख रुपया, हम कुछ रोजगार करेंगे, हम इंजीनियरिंग पास हैं, हम इंजीनियरिंग का वर्कशॉप खोलेंगे। लेकिन बैंक वाले सीधे जवाब में कहते हैं कि सर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके फादर किसान हैं, आपका कोई बैंक में क्रेडिट नहीं है। तो हमारे फादर जो खुद अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं तो उनका बैंक में क्रेडिट लाख 10 लाख का कहां से आएगा? बैंक मैनेजर हाथ जोड़ लेते हैं कि सर हम अनजान व्यक्ति को कर्जा नहीं देंगे जिनका बैंक में क्रेडिट नहीं है, क्योंकि आप पैसा डुबा देंगे। बहुत सारे लोग पैसा लिए हुए हैं और डुबा दिए हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, डुबा दिया होगा, वो आपकी मैटर है, आपकी बात है। लेकिन क्या यही बात को ढोंग बना करके हम जैसे युवाओं को आप मदद नहीं करेंगे तो हम रोजगार कैसे करेंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? अगर जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, ये मैं अपना दर्द नहीं कह रहा हूं, सब लोगों के साथ यही बीत रहा है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं, इस तरह से व्यवस्था है कि नहीं है। आप निजीकरण की ओर जोर दे रहे हैं। अभी कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना का भर्ती लिया? आपने फरमान जारी किया कि इतने प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना वाले को इलाज करेंगे, या तो उसके पास सुविधा नहीं था। कौन काम आया कोरोना महामारी में? वह हमारा सरकारी अस्पताल काम आया और उसी में हमारे लोगों का इलाज हुआ। तो साहब आप सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो हम जैसे गरीब युवा जो थोड़ा बहुत पढ़ करके कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी जॉब करना चाहते हैं, पिछड़े इलाके से जो लोग पढ़ लिख करके कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा? वो कैसे रोजगार सृजन करेंगे? इन बातों का जवाब आपको देना होगा। और ये दर्द हमारे साथ नहीं, हमारे क्षेत्र के तमाम हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का है। और ये चीज तो आपको पता ही होगा कि भारत में रोजगार, बेरोजगारों की शिक्षा क्या है। जो मैट्रिक और सेकेंडरी पास है उसमें से 14% लोग बेरोजगार हैं। टेक्निकल और डिप्लोमा किए हुए हैं, जो टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, वो भी 16% भी बेरोजगार हैं। मतलब 100 लोग अगर पॉलिटेक्निक पास किए हैं तो इसमें से 16-17 व्यक्ति का नौकरी नहीं हुआ है, उनका कोई काम नहीं है। टेक्निकल ग्रेजुएट है जो बीटेक किए हैं, वो भी 15%, 15.7 मतलब 16 आदमी वो भी बेरोजगार है। जरा सोचने की बात है कि आप कैसे ग्रेजुएट करवाते हो, कैसे कॉलेज की मान्यता देते हो आप कि वहां से जब बच्चे पास करते हैं तो वो उनको नौकरी के लायक नहीं है, या तो फिर आपके पास नौकरी नहीं है, या तो बच्चे लायक नहीं है, या आपके पास नौकरी नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? 100 में से 16 लोग को नौकरी नहीं है। एक व्यक्ति को टेक्निकल ग्रेजुएट होने में 10 लाख के आसपास खर्चा होता है, उसमें से 100 लोग बेरोजगार है, 16 लोग। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट है जो कुछ भी नहीं, किसी चीज में टेक्निकल नहीं, वो भी 14% बेरोजगार है। यह एक डाटा मैं बता रहा हूं आपको।
बेरोजगारों की आयु क्या है? 15 से 19 वर्ष के बीच में 18% लोग बेरोजगार है। 20 से 24% जो इनका यह हमारे लाइफ का अहम होता है, इस समय हम अपने जीवन में कुछ अचीव करते हैं। इसमें 22% लोग बेरोजगार हैं, 22.7% लोग बेरोजगार हैं। 25 से 29 वर्ष में 17% लोग बेरोजगार हैं। 30 से 34 वर्ष में 13% बेरोजगार हैं। और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो पिछले 3 सालों में उनका बेरोजगारी 5.8% से 8.4% पहुंच गया। तो कैसे काम चलेगा ये? मैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग इस प्रकार से जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन अभी हम सरकार को बता रहे हैं कि आप हम लोगों पे ऊपर काम कीजिए। हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत देश का विकास चाहते हैं, भारत को विश्व में समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। आप इसके ऊपर एजेंडा लाइए और सरकार में काम कीजिए। आप केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने से नहीं होगा, आपको मजदूर वर्ग और किसान वर्ग और गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं उनको आपको मौका देना होगा रोजगार में, उनको स्किल्ड करना होगा आपको। अगर आप जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। मुझे पता है कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलना है तो कुछ को देशद्रोह बना देते हैं। अरे भाई, देशभक्ति केवल आप ही में है, हम लोग देशभक्त नहीं हैं। पूरे तमाम उम्र हम लोग के गार्जियन देश के लिए कमाते हैं और देश को खिलाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, खुद भी खाते हैं और उससे दूसरों को भी खिलाते हैं। इससे बड़ा देशभक्ति और क्या हो सकता है? लेकिन आप हम जैसे युवाओं की ताकत को पहचान लो और युवाओं को मत ललकारो। अगर युवा जाग गया तो आंधी तूफान आ जाएगा, बड़े बड़ी सरकारें गिर जाएगी और आने वाले चुनाव में भी युवाओं को, अगर चुनाव में भी युवाओं की भागीदारी आपने नहीं दिया और युवाओं को अगर आपने नहीं योग्य समझा, तो आने वाले चुनाव में युवा से भी मेरा अनुरोध है कि आप वैसे ही लोगों को वोट करें जो लोग आपके योग्य हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।